एक शासक जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, एक योद्धा जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, एक कमांडर जिसकी सेना कभी हार नहीं मानी थी, एक ऐसा शख्स जो महज 32 साल की उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी हुकूमत कायम कर चुका था। उसने भारत जैसे विशाल साम्राज्य को घुटने पर ला दिया। सभ्यताओं के केंद्र में रहे मध्य पूर्व पर उसकी हुकूमत कायम हो चुकी थी। उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो एक दिन विश्व विजेता बनेगा और विश्व विजेता कहलाया भी। अपने मौत तक वो हर वो जमीन जीत चुका था जिसके बारे में उसके देशवासी जानते थे। महज 12 साल के शासनकाल में पश्चिम से यूनान से लेकर पूर्व में पाकिस्तान तक उसने अपना साम्राज्य कायम कर लिया था। वो इतना चालाक और कुशल था कि हर मोर्चे पर उसके दुश्मन पीठ दिखाकर भागना पड़ता था। 12 साल में उसने लाखों सैनिकों को कत्ल किया। 12 साल में उसने 12,000 मील की यात्रा तय की। 12 साल में उसने वो कर दिखाया जिस पर लोगों को आज भी विश्वास नहीं होता। वह अरस्तु का शागिर्द था जिसकी रणनीति आज भी दुनिया भर की सेनाओं को राह दिखाती है। ये सभी खासियत उस व्यक्ति को महान बनाती है। वो कोई और नहीं बल्कि मैसेडोनिया का किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं। उसके सैन्य उपलब्धि और युद्ध में अभूतपूर्व कामयाबी ने उसे वो मुकाम दिया जिसे दुनिया की हर सेना अपने बारे में तुलना करते हैं। उसे आज भी महान सैन्य रणनीतिकार और प्रगतिशील शासक के रूप में जाना जाता है। इसीलिए हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सिकंदर इतना महान कैसे बना। उसने कैसे महज 12 साल के शासनकाल में इतने सारे देशों को कब्जा किया। इतनी बड़ी लड़ाई आखिर सिकंदर ने कैसी लड़ी। तो अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के एपिसोड में आज हम सिकंदर महान के पूरे इतिहास के बारे में जानने वाले हैं और उसका कैसा दिनचर्या था, कैसे वो अपने जीवन काल में किन किन जगहों को वो अपने कब्जे में लिया और कैसे कैसे वो शासन किया, इसके सारे डिटेल के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। मैसेडोनिया का रहने वाला सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका जन्म मैसेडोनिया की राजधानी पेला में हुई थी। उसकी माँ का नाम ओलंपियास था एवं पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। फिलिप मैसेडोनिया का राजा था। ओलंपियास उसकी तीसरी या चौथी बीवी थी। ओलंपियास उस मामले में अहम थी क्योंकि वो पहले लड़के को जन्म दिया, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को उत्तराधिकारी दिया। सिकंदर बचपन से ही बहादुर और जिद्दी किस्म का लड़का था। जो ठान लेता था वो करके रहता था। उसके स्वभाव को देखते हुए उसके पिता फिलिप ने उसे मामूली शिक्षा के भरोसे छोड़ देना सही नहीं समझा। इसलिए अपने समय के सबसे बड़े विद्वान अरस्तु को सिकंदर की शिक्षा का भार सौंपा। 13 साल की उम्र से ही सिकंदर ने अरस्तु से शिक्षा लेना प्रारंभ किया। अरस्तु ने उसे निजी शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा दी। सिकंदर ने अरस्तु से यूनानी संस्कृति से आधारित भी शिक्षा प्राप्त की, इसीलिए उसे दर्शन शास्त्र भी पढ़ाया गया। कहा जाता है कि सिकंदर के विश्व विजेता बनने में अरस्तु की शिक्षा की अहम भूमिका थी। बहरहाल 336 ईसा पूर्व में एक दुखद घटना घटती है। उसके पिता फिलिप की हत्या कर दी जाती है। फिलिप के हत्या के बाद वहां के आसपास के छोटे बड़े रियासतों ने मैसेडोनिया पर कब्जा करना चाहा, लेकिन सिकंदर में सत्ता हासिल करने का जज्बा, जोश और जुनून चरम सीमा पर था। ऐसे में महज 20 साल की उम्र में सिकंदर के सामने एक बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई। साम्राज्य बचाने के लिए उसने मैसेडोनियाई राजकुमार समेत कई लोगों की हत्या कर दिया। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिडाइस को छोड़कर उसके अपने भाई, चचेरे भाई, यानी कि जितने भी उसके राह में राजा बनने के राह में जितने भी आते थे सभी को हत्या कर दिया और मात्र 20 साल की उम्र में वह राजा बन गया। यानी सिकंदर ने अपनी शासनकाल की शुरुआत प्रतिद्वंदियों को खत्म करके किया। इसके बाद सिकंदर ने 12 साल तक लगातार शासन की। पहले सिकंदर ने दाबूनी नदी के इलाके पर चढ़ाई किया और वहां के सारे विरोधी ताकत को कब्जे में कर लिया। इसकी शुरुआत हो चुकी थी। सिकंदर यही नहीं रुकना चाहता था। उसने दक्षिण की तरफ रुख किया और यूनान की तरफ चल पड़ा। उसकी सेना में करीब 30,000 पैदल सैनिक और 5,000 घुड़सवार थे।
जो उसके साथ कदम ताल कर रहे थे। मैसेडोनिया एक ग्रीक का राज्य था, लेकिन सिकंदर चाहता था कि पूरा ग्रीक पर शासन करे और ऐसा करता भी है और कुछ ही समय में उसने पूरे ग्रीक पर कब्जा कर लिया। सिकंदर एक प्रचार बनवाया और उसमें कहा कि मैसेडोनियन यूनान की तरफ से फारस पर हमला करेगा। हालांकि एक बार फारस और यूनान के बीच युद्ध हुआ था, उस टाइम मैसेडोनिया उसमें शामिल नहीं था, इसीलिए वह यूनानियों को भरोसा दिलाने का कोशिश करता है कि वो यूनान की तरफ से फारसियों पर हमला करने जा रहा है। लिहाजा विश्व विजेता बनने की शुरुआत उसने फारस पर हमला से किया, जहां उसकी सेना की प्रशिक्षण दुनिया के सबसे बड़ी प्रशिक्षित सेना से हुई थी। फारसी घुड़सवार और तीरंदाज भी प्रसिद्ध थे। इस अभियान में फारस की सेना ने सिकंदर की सबसे पहला सामना 334 ईसा पूर्व ग्रेनिकस की लड़ाई में हुई। ग्रेनिकस एक नदी थी जहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। यह आधुनिक पश्चिमी तुर्की में लड़ा गया था। सिकंदर पश्चिमी तट से बढ़ता हुआ फारसी के 20,000 घुड़सवारों को हराया। इसमें हजारों सैनिकों की मौत हुई और 2000 सैनिक से ज्यादा बंदी बनाए गए। यह फारस साम्राज्य के खिलाफ सिकंदर की पहली जीत थी। इसके बाद सिकंदर ने दक्षिण की तरफ रुख किया। उसने वर्तमान की सीरिया, लेबनान और इजराइल की तरफ रुख किया। इस इलाके में उसकी सेना भूमध्य सागर के तट से होती हुई पहुंची थी। उसका मकसद समुद्र तट के इलाके में बने फारस के बंदरगाहों को कब्जा करना था। सिकंदर ने इस पर कब्जा करके फारस को और भी कमजोर कर दिया। इसके बाद सिकंदर ने 332 ईसा पूर्व में मिस्र की तरफ प्रवेश किया, जो गाजा पर कब्जा करने के बाद 2 शताब्दियों तक फारसी के अधीन था। गाजा की घेराबंदी करके सिकंदर ने आसानी से मिस्र पर कब्जा किया। यहाँ के फारसी गवर्नर ने तुरंत ही उसके सामने हथियार डाल दिया। उसने मिस्र के उत्तरी तट पर अलेक्जेंड्रिया शहर का स्थापना किया और उस शहर को ग्रीक संस्कृति और व्यापार का केंद्र बनाया। कुछ महीने यहाँ बिताने के बाद सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की ओर बढ़ गया। यहाँ उसका सामना फारस के राजा डेरियस के साथ हुआ। यहाँ दोनों पक्षों के बीच गोगोमेला की लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई 331 ईसा पूर्व में इराक के एरबिल के पास लड़ा गया। डेरियस की हार के बाद फारस की राजधानी पर्सोपोलिस की राह आसान हो गई। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पैलेस ऑफ जर्जिस को जला दिया। इससे साफ हो गया कि फारस पर सिकंदर का नियंत्रण हो गया। अपनी इस बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और मिस्र तक फैल गया। उसने भारत की तरफ कूच किया तो सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। उस समय के झेलम, तक्षशिला, चिनाब का राजा पोरस का शासनकाल था। सिकंदर एक खत लिखवाता है और उसमें बताता है कि राजा पोरस हमसे आकर मिले और हमारे सामने हथियार डाल दे। राजा पोरस मिलने को राजी हो जाता है, पर जवाबी खत में लिखता है कि हथियार डालने से बेहतर जंग लड़ना पसंद करेंगे। सिकंदर जवाब सुनकर आग बबूला हो जाता है और झेलम नदी के उस पार आ जाता है। झेलम नदी पार करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि झेलम नदी की चौड़ाई 200 मीटर और उसकी गहराई 600 फीट होती है। उसी समय मानसून स्टार्ट हो जाता है और सिकंदर इसका फायदा उठाते हुए झेलम नदी को आसानी से पार कर जाता है। ये लड़ाई पंजाब के जलालपुर में लड़ी जा रही थी। सिकंदर यहाँ पर गौर करता है कि पोरस की सेना में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इससे लड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इससे पहले सिकंदर ऐसी लड़ाई नहीं लड़ा था। फिर कुछ समय बाद आखिरकार सिकंदर की सेना हाथियों की सेना से धीरे धीरे करके लड़ना सीख जाती है। आखिरकार सिकंदर के सामने राजा पोरस को भी हथियार डालना पड़ता है, लेकिन जब तक राजा पोरस में आत्मविश्वास और हाथ में ताकत होती है, तब तक सिकंदर को मुंहतोड़ जवाब दिया। सिकंदर के जीवन की सबसे कठिन लड़ाई साबित हुई थी, क्योंकि सिकंदर ने जब राजा पोरस को बंदी बनाया था, तब वो खुद बोला कि मैंने आज तक ऐसी लड़ाई कभी नहीं लड़ी थी और ऐसे राजा मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। सिकंदर राजा पोरस से बोलता है कि मैं इस युद्ध को जीत कर भी हार गया। हालांकि इस युद्ध को हाइडेस्पिस की लड़ाई भी कहा जाता है। असल में ये झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी। झेलम नदी का दूसरा नाम ही हाइडेस्पिस रिवर था। मौजूदा में ये स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इस लड़ाई में पोरस के हार के बाद पोरस और सिकंदर की मुलाकात हुई। बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पूछा कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। तब पोरस का जवाब आता है
जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। ये जवाब सुनकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और पोरस से जीती हुई जमीन राजा पोरस को वापस लौटा दिया। सिकंदर वहां से गंगा की ओर जाना चाहता था, लेकिन उसकी सेना प्रचंड गर्मी में लड़ने के बाद काफी थक चुकी थी और सभी सेना उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। इसके बाद सिकंदर ने अपनी आधी सेना को भूमध्य सागर की ओर होते हुए मेसोपोटामिया की ओर भेज देता है और बाकी सेना मकरान तट के जमीनी रास्ते से भेज देता है। वापसी के दौरान 323 ईसा पूर्व में बगदाद के शहर बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तब सिकंदर की उम्र महज 32 साल का था। कुछ इतिहासकार का मानना है कि उसकी मृत्यु कंधे में चोट लगने के कारण हुई थी, तो कुछ इतिहासकार का मानना था कि उसकी मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। हालांकि सिकंदर के आने से भारत के बहुत सारे जमीनी रास्ते भी खुल गए थे। एक यहाँ पर जोड़ा जाता है कि सिकंदर की लड़ाई चंद्रगुप्त से भी हुआ था। जिस समय सिकंदर की मृत्यु हुई थी उस समय चंद्रगुप्त की उम्र महज 13 साल का था। हालांकि सिकंदर मगध की तरफ भी जाना चाहता था, लेकिन उसकी सेना वहां पर सिकंदर को रोक देती है। इस टाइम में मगध पर धनानन का शासन था। हालांकि हम इसके बारे में अगले वीडियो के एपिसोड में बात करेंगे और चंद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।